सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल शिक्षण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर समाज निर्माण में लिंग की भूमिका, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी पारा शिक्षक आकलन जेटेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आप सबों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए उस कड़ी में आज हम लोग यह वीडियो अब शुरू करते हैं। अगर आप आकलन जेटेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर 7858839309 पर मैसेज करें। एक बार फिर से मेरा व्हाट्सएप नंबर सुन लें, 7858839309। आप उसमें मैसेज करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, व्यक्ति समुदाय एवं समुदाय, जाति एवं जाति के बीच पाई जाने वाली भिन्नता एक वैश्विक घटना है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये भेद हैं क्यों एवं इसके लक्षण क्या हैं। यह प्रश्न एक आता है कि आखिर ये जो व्यक्ति समुदाय और समुदाय, जाति एवं जाति के बीच जो भेद है, भिन्नता है, आखिर वो है क्यों एवं इसके क्या लक्षण हैं। तो अब इन भेदों का जो मापन है वो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार किया जाए, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इस कड़ी में अभी हम लोग देखेंगे लिंग और उसकी भूमिका। तो आइए, वर्तमान परिदृश्य में समानता की मांग सामयिक मुद्दा है। इस समानता का तात्पर्य नकारात्मक न होकर सकारात्मक है। यहाँ समानता का तात्पर्य समान शैक्षिक योग्यता, समान क्षमता, समान अधिकार, समान कुशलता तथा पढ़ाई एवं कार्य के समान अवसर से है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ एक शब्द आ रहा है समानता। तो वो समानता किस रूप में समानता की बात की जा रही है कि सभी को शिक्षा का समान अवसर मिले, समान कुशलता हो और पढ़ाई एवं कार्य के समान अवसर से है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि हम स्त्री पुरुष में वर्ग के आधार पर लिंग भेद को मान्यता नहीं देते हैं। लिंग भेद का सिद्धांत मूलतः भेद पर ही आधारित है, अर्थात स्त्री एवं पुरुष में कुछ भेद पाए जाते हैं। भले ही हम कहें कि इनके बीच सामाजिक तथा शैक्षिक आधार पर कोई भेद नहीं है, तो इस भेद से एक प्रश्न उठता है कि क्या महिलाएं शारीरिक लक्षण, कौशल, जीवन मूल्य, दक्षता के आधार पर पुरुषों से कुछ भिन्न हैं अथवा भिन्न नहीं है। यदि इस आधार पर इनमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, तो इस बात की जांच पड़ताल आवश्यक है कि क्यों इनके साथ कुछ क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है। अगर आप और हम ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर आप हमें बताइए कि कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो भेदभाव किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो ये भेदभाव अगर समान रूप से सबको अवसर हम दे रहे हैं, तो फिर भेदभाव क्यों हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं लैंगिक भेदभाव। मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में लिंग भेद पर आधारित विषय अन्य विषयों की तुलना में काफी रुचिकर विषय है। शिक्षा वैवाहिक संबंधों की सफलता, रहन सहन तथा कार्य क्षेत्र संबंधी अनेक सामाजिक समस्याओं का संबंध इनकी सफलता से संबंध है। अनेक शिक्षाविदों तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने महिला तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय वस्तु बनाया है।
इन्होंने अपने नमूनों की दो भागों महिला और पुरुष में बांटा है। किन्होंने? मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षाविदों ने। इन शोधों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। मतलब शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने जो शोध किए हैं उसके जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर मनुष्यों में, महिला और पुरुष में सामाजिक और शारीरिक आधार पर भिन्नता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के आधार पर समुचित रूप से समझना, यानी एक समान समझना। इस अनुसंधान का आधार सामान्यतः मनोवैज्ञानिक ही था। ये तथ्य इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार स्त्री पुरुष के संवेगों में भी अंतर होता है। हालांकि इस भेद का आधार सामाजिक न होकर लक्षण विशेष पर आधारित अनुसंधान है, जिसमें बाह्य कारकों तथा अन्य लक्षणों के अंतः संबंधों के परस्पर संबंधों को भी जानने एवं समझने का प्रयत्न किया गया है। अब आइए हम लोग देखें कि इन वर्ग भेदों में कौन से मुख्य हैं और कौन से गौण। क्या आप बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है बताना। यह कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक सामान्य बुद्धि की बात है वहां महिला और पुरुष वर्गों में समानता देखने को मिलती है। इनमें भेद कुछ विशेष योग्यताओं या लक्षणों को लेकर है। सामान्यतः पुरुषों में महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तुओं में समानता संबंधी खोज करने तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्रों में कुछ श्रेष्ठता के संकेत पाए जाते हैं। पुरुष जहां स्थानिक संबंध की दृष्टि से भेद की सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम है, वहां शाब्दिक अभिक्षमता तथा स्मरण शक्ति के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सक्षम है। तो देखिए, दोनों के भेद को हम समझ सकते हैं और यह नहीं कह सकते हैं एक किनका सामान्य बुद्धि है और किनका गौण है। जैसे पुरुष जहां स्थानिक संबंध की दृष्टि से अगर देखें तो भेद की सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम है, और अगर महिलाओं की बात करें तो वे शाब्दिक अक्षमता और स्मरण शक्ति के क्षेत्र में अधिक सक्षम है। अनुसंधानों से यह बात भी सामने आई है कि जो छात्राओं का भाषाई विकास होता है ना, वो छात्रों की तुलना में अल्पायु से ही होता है। हाँ, मतलब आप ये जान सकते हैं कि जो छात्राओं का जो भाषाई विकास होता है छात्रों की तुलना में अल्पायु से अधिक होता है। अनुसंधानों से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाओं की शब्दावली इस तुलना में, अगर बालकों की तुलना में करें हम, तो बालिकाओं में अधिक होती है। इतना ही नहीं, छात्राओं की पठन गति भी छात्रों से अधिक होती है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन विशिष्ट है और कौन गौण है। सामान्यतः दोनों वर्गों की बुद्धि तथा शैक्षिक क्षमता में इतना भेद नहीं होता है कि किसी प्रदत्त कार्य को न्यूनाधिक क्षमता से संपन्न करे। तो इन तथ्यों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम के समायोजन के समय छात्र छात्राओं में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छात्र छात्राओं की पाठचर्या में जो अंतर है वो जन्मजात बौद्धिक स्तर के कारण नहीं होता है। उनमें अंतर का मुख्य कारण है कि भावी जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होता है। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आइए हम लोग देखें शैक्षिक अभ्यास। शैक्षिक अभ्यास वर्तमान सामाजिक ढांचे में भी लड़की एवं लड़के में भिन्नता देखने को मिलती है। समाज लड़की को लड़के से कम आंकता है।
तथा उसे निश्चित रूढ़िगत कामों में लगा देता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक भी लड़कियों पर अवांछित टिप्पणी करते हैं, जो कि शिक्षण की नीति के बिल्कुल प्रतिकूल है। ऐसे शिक्षकों में यह धारणा होती है कि लड़कों के लिए लड़कियों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो सद्गृहिणी तथा आदर्श माता बनने के लिए प्रेरक का कार्य करे। इस प्रकार का विचार न केवल व्यक्तित्व की भिन्नता संबंधी गुणों की अवहेलना करता है, अपितु इस तथ्य की भी उपेक्षा करता है कि बालक बालिकाओं को कुछ समान कौशल सिखाने की भी आवश्यकता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि बालक और बालिकाएं कुछ क्षेत्रों या योग्यताओं में अवश्य भिन्न हैं और इन क्षेत्रों में एक दूसरे से आगे भी निकल जाते हैं। इसी आधार पर जन्मजात योग्यताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षण नीति अपनाने की आवश्यकता है। अभाव के क्षेत्र में को भी प्रबल करने के लिए विशेष पद्धतियों का आश्रय लेने की आवश्यकता है। एक अध्यापक को अध्यापक के नाते लिंग भेद अभावना के विरुद्ध निश्चित रूप से साहसिक कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ लड़के लड़कियों के बीच पाए जाने वाले वास्तविक भेदों को भी पहचानना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। साथ ही साथ अध्ययन के समय उसी प्रकार की रीति नीति का उपयोग करना चाहिए। आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट होगा, दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा बाल शिक्षण को आप गहराई से सुने, समझें और इसको महसूस करें कि एक वीडियो क्या कहना चाहता है। इसको आप रटने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। बारीकियों को समझिए कि यह जो वीडियो है वो क्या कहना चाहता है, किस मुद्दे पर बात हो रही है। इनमें 4 बातें लिखी है तो आप 8 बात बनाने की कोशिश करिए इसी चैप्टर से। देखिए हम लोग आगे देखें। आज भी लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो परंपरागत ही है। आज भी लड़कियों के प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो परंपरागत है। इसका महत्वपूर्ण प्रमाण उनके द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहार और उनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में देखने को मिलता है। यद्यपि ये बातें सभी जगह लागू नहीं है, किंतु यह जनरली प्रायः देखा जाता है। इस संबंध में भी वर्ग भेद पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। समाज के उच्च वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग से आने वाली लड़कियों के संदर्भ में इस स्तर पर और भी भेद पाया जाता है। समाज के निचले पायदान और अन्य अभावग्रस्त व सुविधाहीन सामाजिक स्तर से आने वाली लड़कियों को कुछ अन्य टिप्पणियों से भी दो चार होना पड़ता है। जैसे कि यह अभावग्रस्त परिवारों से है तथा यह कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और दलित हैं। ऐसे में ये बातें उन्हें शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित बनने में बाधा उत्पन्न करेगा ही, ये तो निश्चित है। इतना ही नहीं, इस समुदाय के लोग यह भी सोचते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च को यदि इनके विवाह पर खर्च कर दिया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा उपयोगी होगा। हालांकि वर्तमान में जो सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारें, कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, फिर भी लड़कियों की एक बड़ी आबादी अभी भी विद्यालय नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, इस पर चिंतन करना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है कि एक शिक्षक चाहे तो लड़के लड़कियों के बीच समानता ला सकता है, उनको समानता का एक अवसर प्रदान कर सकता है। तो एक शिक्षक को यह करना चाहिए, एक शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि उनके अथक प्रयास से यदि वो
अपने बहुमूल्य प्रयासों से अगर इन समानता को स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करता है तो यह एक शिक्षक के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। आज का मेरा यह वीडियो, अगले दिन हम लोग इसके अगले चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सीखने के लिए एवं सीखने का मूल्यांकन। तो पेडागोजी आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें इस पर। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार इसको वीडियो को आप सुने ध्यान से और उसको महसूस करें कि क्या ये चैप्टर हमको कहना चाह रहा है। अगर भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7858839309 पर मैसेज करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल को और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, घंटी छपा होगा, उसको टच करेंगे तो ऑल को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और तुरंत आप उस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।